नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रीमियम क्लास में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्रीमियम क्लासेस में। एंड आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। फरवरी मंथ क्लास 1 और आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। खासकर आज से जो है थोड़ा सा स्कूल करिकुलम की जो बात होती है, स्कूल पेडागोजी की जो बात होती है, उसके बारे में चर्चा होगी। ये जो टॉपिक्स होंगे ये काफ़ी हम कोशिश एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स है, इनका क्या है कि डायरेक्ट एग्जाम से रिलेशन है। एग्जाम्स के अंदर चाहे 20 नंबर का पार्ट हो, चाहे 40 का पार्ट हो, चाहे 60 का पार्ट हो या 100 का पार्ट हो, ये फरवरी की जो सीरीज आएगी, फरवरी में जितने भी हम क्लासेस हम करेंगे, इन सभी का रिलेशन जो है, अपकमिंग सारी क्लासेस का रिलेशन डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन से है। और आप ये मान के चलिए कि 20 से 30% जो क्वेश्चंस आते हैं जो इस सीरीज में जो भी हम करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक पॉइंट को कवर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंसिडरेबली साथ साथ नोट्स बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, वेरी एक्साइटेड। हाँ ठीक है, वो वाला मैंने देख लिया है, डोंट वरी, वो वाली जो चीज़ है मैंने देख ली है। और वो जो ईवीएस की आप बोल रहे हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे, उसके लिए प्लान आउट है एंड विल शेयर इट सून, डोंट वरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम। ये टॉपिक करिकुलम देखने में जितना आसान है ना, इसके अंदर चीजें बहुत ही ज्यादा भरी हुई हैं। क्योंकि करिकुलम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक अपने आप में किताब है। करिकुलम सिर्फ अपने आप में एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ी किताब है। और हम क्या कोशिश करते हैं कि करिकुलम का एक बहुत ही जनरलाइज्ड आइडिया, बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड आइडिया, जो कि नैरोवर मीनिंग का सबसे नैरोवर जो स्टेटमेंट होता है, उसे हम समझते हैं एंड वी ट्राई टू गेट द मीनिंग एंड try to solve all the questions on the basis of that particular 1 or 2 statement। जनरली हमने करिकुलम के बारे में इतना समझा है कि करिकुलम जो होता है एक मतलब स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज चलेंगी, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करिकुलम है, इतना ही हम जानते हैं। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा इससे और एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा में आपने किया हो, लेकिन इस टाइम शायद वो आपके मेन मेमोरी में ना हो, या फिर आपके पास हो भी तो आप शायद लिंक ना कर पा रहे हो। तो आज यही कोशिश रहेगी कि उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम निकालेंगे, उधेड़ बुन करेंगे, उनको आपस में लिंक करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जितनी भी पढ़ाई हमने कर ली है या फिर जितनी पढ़ाई हम करने वाले हैं, उन सभी के बीच में पहले से पढ़ी में कैसे इसका उसके साथ लिंक कर सकते हैं और कैसे आगे आने वाली पढ़ाई के लिए एक बेस तैयार कर सकते हैं, ताकि आगे की पढ़ाई और भी बेहतरीन हो। ठीक है, ओके। तो एज पर करिकुलम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो केवीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर भी आप देखेंगे करिकुलम को एक बहुत ही जबरदस्त जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर ये केवीएस पीजीटी का सिलेबस है, अगर केवीएस पीजीटी में आप देखेंगे तो करिकुलम के बारे में बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहां बताया हुआ है कि मेनली फर्स्ट पार्ट के अंदर पेडागोजिकल कंसर्न्स में टोटल 4 बातें हैं यहां पर, और उन 4 बातों में करिकुलम का नाम जो है नंबर 1 पर आता है। कई बार बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा। तो करिकुलम जो है यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं उस एग्जाम में भी कितना ज्यादा वेटेज दिया हुआ है।
तो इस बात को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप अपने साथ एक नोट लेकर के, नोटबुक लेकर तैयार रहेंगे, जो हमारी शैली रही है। बहुत सारे बच्चे अभी नए भी जुड़े हुए, तो कोशिश करेंगे जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी क्लास अटेंड करी है वो क्या करेंगे, अपने साथ एक रफ नोट रखेंगे। जो भी आपकी नोटबुक जो आप पेडागोजी की बनाते हैं, उस पेडागोजी को सॉल्व करने का अपना एक साइंटिफिक तरीका है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नोटबुक होगी, उस एक मोटी नोटबुक रखिएगा और उस मोटी नोटबुक में आप जैसे आज का टॉपिक करिकुलम लिखेंगे। तो करिकुलम जैसे कि आपने आज का टॉपिक लिख लिया, तो यहां पर लिखेंगे रफ नोट्स। रफ नोट्स के अंदर अभी क्लास के दौरान आपको जितनी भी बातें समझ में आती हैं, उन सभी बातों को आप लिख लेंगे, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो जो मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा या फिर जो कुछ भी आपने इसे सीखा, उसके बेसिस पे एक डिटेल और फेयर नोट्स जो होंगे, वो इसके अगले पेज पे या अगले से अगले जो भी पेज आपको मिलेगा उस पर आप बनाएंगे। वो बनाने के बाद तुरंत नेक्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, उस जहां पर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स खत्म हो जाएंगे, वहां पर आपके उसके बाद क्या करेंगे, 5 से 10 पेज छोड़ देंगे। क्यों? ताकि अगर फ्यूचर में आप कुछ और पढ़े या फिर मैंने कुछ बताया या फिर आपने कुछ डिस्कवर किया रिलेटेड टू द टॉपिक करिकुलम, तो वो आप आगे एड ऑन करते जाएं और आपको अलग से 4-5 कॉपियां ना खरीदनी पड़े और चीजें डिस्टर्ब ना हो जाए, मिक्सअप होकर के सारा काम बेकार ना हो जाए। सो मेक अ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मेड बाय योरसेल्फ, जो कि आगे तक हमेशा के लिए आपके काम आएगा। तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी है, ताकि आगे की चीज जो होगी वो सीधे सीधे आपके दिमाग में सेट होती जाए और आप बेहतर तरीके से आगे काम भी करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज करिकुलम। बस जनरल आइडिया समझिए, फिर सारा जो थियरी है वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जनरल आइडिया समझ लो जो कि आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि हम कोई एक स्कूल चलता है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। जैसे कि स्कूल में स्टडी चल रही होती है, स्टडी के अंदर भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, स्कूल का अपना मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्कूल का अपना कैलेंडर होता है, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण स्कूल चलता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की पेंटिंग है, स्कूल के अंदर कौन सा फंक्शन कब होना है, कौन सा इवेंट कब होना है, कैसे चीजें सेलिब्रेट होंगी, कब छुट्टियां होनी है, स्कूल में किस तरीके से चीजें होंगी, स्कूल का क्या टाइम होगा, स्कूल में किस तरह के सेलिब्रेशंस को किया जाएगा, स्कूल्स में जो एसएमसीज हैं, एसएमसी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, कैसे एसएमसी को जोड़ा जाएगा, इस बार पिछली बार से कैसे हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, कहां पर कितना पैसा खर्च करना है, कहां पर कितना पैसा खर्च नहीं करना है, कहां से सेविंग्स करनी है, कहां पर इस बार हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच अंडरगोज यस, देवकरण बताते हैं वाई ऑफ एजुकेशन, हाउ टू एजुकेशन, व्हाट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच अंडरगोज, एक टाइम पे स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। अब आप ये समझिए कि एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए कि मान लीजिए कोई स्कूल फंक्शन कर रहा है, और स्कूल के बीच में, यानी कि मान लीजिए सितंबर के मंथ में उसको कोई बताए कि एसएमसीज भी बनानी होती है, स्कूल के अंदर कम्युनिटी को भी जोड़ना होता है, स्कूल के अंदर कम्युनिटी भी बनती है, तो एक क्या करते हैं, कमिटी बनाते हैं। तो सितंबर के महीने में उसको याद आता है, या फिर ऊपर से कोई रेगुलेशन, कोई गाइडेंस आता है, या फिर किसी टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए। तो अगर इस केस में क्या हमको समझ में आ रहा है कि अगर बाई चांस मान लीजिए मिड टर्म में अगर हम कभी कुछ करते हैं, तो क्या उसकी एफिशिएंसी होगी? तो जवाब होगा नहीं। क्या हम बेहतर कर पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीजें, स्कूल में पढ़ाई तो चलती ही है, लेकिन पढ़ाई कैसे चलेगी, स्कूल की सारी एक्टिविटीज, इन शॉर्ट वी कैन से इट हैज टू बी एडवांस प्लान्ड।
स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज, जो कुछ भी स्कूल की प्रेमाइसिस में होगा, उन सब का एक खाका हमको पहले से प्लान करके रखना होता है, जिसके बेसिस पर हमको अपने स्कूल को चलाना है। तो वो चीज जिसके बेसिस पर पूरा स्कूल चलने वाला है, जिसमें पढ़ाई एक छोटा सा अंग होगा, यानी कि जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक एक सबसेट होगा किसका? करिकुलम का। करिकुलम का क्या होगा? एक सबसेट होगा। पढ़ाई करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है। academic is not equal to curriculum, it is only a part, क्योंकि academics के अलावा there are number of things which goes on along with the studies in the school premises। तो उस चीज को समझना कि ये जो करिकुलम है जिसके बेसिस पर पूरा स्कूल चल रहा है वो है क्या। और दूसरी बात, अगर करिकुलम हम अपने स्कूल में बना रहे हैं तो क्या ये करिकुलम हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या फिर इस करिकुलम को लेकर के कोई ऐसा सेंट्रली प्लान्ड कोई डिजाइन होता है, या फिर उसकी गाइडलाइन को हमको फॉलो करना पड़ता है। कैसे होती है ये सारी चीजें, कितने तरह के करिकुलम है जिसके बेसिस पर, अगर मान लीजिए मेरी फिलॉसफी किसी और तरह की है तो मैं किसी और तरह का सोचूंगा, अगर किसी की फिलॉसफी किसी और तरह की है वो किसी और तरीके से सोचेगा। लास्ट क्लास जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे, उस राइट्स में हमने पढ़ा था ना कि माइनॉरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो कोई भी व्यक्ति, माइनॉरिटीज के लिए भी पढ़ा था और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि उनके पास पूरा राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन अपने लिए या फिर अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलता है तो सिंपल सी बात है, उसकी फिलॉसफी उसके ऊपर इन्फ्यूज होगी। वो फिलॉसफी वहां पर लगेगी कि नहीं लगेगी? वो लगेगी। तो अगर वो फिलॉसफी मेरे माइंड में होगा तो सिंपल सी बात है, उस स्कूल का करिकुलम भी उसी हिसाब से होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्कूल है, देयर इज ए स्कूल, यहां पे एक क्रिश्चियन स्कूल है, मतलब मिशनरी स्कूल है, और एक मान लीजिए मदरसा है, ठीक है, और एक स्कूल मान लीजिए एक नॉर्मल स्कूल है इंडिया के अंदर, सारे सेटअप इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब आप किसी मिशनरी स्कूल में जाएंगे तो उस स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी। वहां पर आप किसी को सर मैडम, जितना मैं जानता हूं अलग अलग जगह अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन कई जगह मैंने ऐसा देखा है मिशनरीज के अंदर कि जब आप उस स्कूल में जाएंगे तो वहां पर सर मैडम की बजाय वहां पे लोग ब्रदर सिस्टर फादर इस तरह के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। जब हम मदरसा में जाते हैं तो वहां पर उनके हिसाब की एबिलिटीज बनती है, मतलब उस हिसाब का पूरा फंक्शनिंग होता है। लेकिन जब हम किसी नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो यहाँ पर किसी तरीके से धर्म सापेक्ष चीज नहीं होती, ये धर्म निरपेक्ष होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म की बात नहीं होती, ये एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संवैधानिक है, तो ये इस हिसाब से काम करते हैं। मेनली हमें इन तीनों के बीच में लड़ाई नहीं करनी, हमें यह समझना है कि अगर मिशनरी स्कूल में, जैसे कि क्रिश्चियन स्कूल हो गया या फिर मुस्लिम स्कूल हो गया, या फिर अगर एक नॉर्मल स्कूल हो गया, तो ये तीनों ही स्कूल में जब आप जाएंगे तो आपको अलग तरीके से फील होगा। इसमें अलग आपको फील होगा, इसमें अलग फील होगा, इसमें अलग होगा। भले ही तीनों में इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी, तीनों में हिंदी पढ़ाई जा रही होगी, मैथ साइंस एसएसटी पढ़ाई जा रही होगी, लेकिन स्कूल के वातावरण में आपको एक बड़ा ही ड्रास्टिक अंतर दिखाई देगा। तो वो एनवायरमेंट जो क्रिएट हो रहा है उसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? दैट इज करिकुलम। और करिकुलम बनाने के पीछे क्या फोर्स काम कर रहा है? फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। कि उस करिकुलम को बनाने वाले, उस इंस्टीट्यूशन को बनाने वाले जो लोग हैं, उनकी फिलॉसफी का असर स्कूल के इन्वायरमेंट में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज की जो अपनी सभ्यता है, आज का जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर हम काम करते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली किसी ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो एक जनरल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल गोल को अचीव करता हो। तो ऐसे में किस तरह की फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए हमको स्कूल में करिकुलम डेवलप करना चाहिए, और अगर डेवलप करते हैं हम तो वो करेंगे, लेकिन कितने तरह के और करिकुलम हो सकते हैं। तो ऐसी खूब सारी बातें, ढेर सारी बातें होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को जानने के लिए अब हम काफी एक्साइटेड हो चुके हैं। तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम है क्या? मतलब हम समझ चुके हैं, शाब्दिक अर्थों में भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
अगर आपको सिर्फ चीजों को समझना है तो आप सिंपली मेरी बातों को सुन करके चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन आप ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर ये जो भी अभी एक्टिविटी हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी एग्जाम को भी क्रैक करना है। तो ऐसे में पढ़ते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नॉलेज बेस्ड आइटम विच यू हैव टू नोट व्हाइल प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर करते वक्त यहां से जो भी नॉलेज बेस्ड चीजें निकलेंगी वो आपको लिखते रहना है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। वो डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे या फिर इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम के साथ जानबूझ कर लिया है, जैसे अकॉर्डिंग टू स्मिथ, स्मिथ क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ करिकुलम इज हार्डली न्यू बट द वे वी अंडरस्टैंड एंड थियराइज इट इज अल्टर्ड ओवर द ईयर एंड देयर रिमेन्स डिस्प्यूट टू द मीनिंग। स्मिथ का यह मानना है कि करिकुलम तो लगभग सब जगह एक जैसा ही एक तरीके से बात चल रही है और बहुत ही प्राचीन काल से ये सारी चीजें आती आ रही हैं। कई बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है कि कई बार हमारी व्यवस्था में एक चीज चल रही होती है लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं होता या फिर हम उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और एक टाइम ऐसा होता है जब हम समझ जाते हैं कि हमारे सामने कोई चीज चल रही हो तो वो क्यों चल रही है, वो पहले भी चल रही होती है, वो इस टाइम भी चल रही है, लेकिन एक टाइम हमारे कॉन्शियस माइंड में वो दिख रहा है कि वो चीज हो रही है और एक टाइम पर नॉर्मली वो चल रहा होता है, हमारा वो ध्यान नहीं होता। तो स्मिथ भी वही कहते हैं कि भाई जो करिकुलम है वो हमेशा से चला रहा है, जहां इंस्टीट्यूशन है वहां एक करिकुलम है। जब हमारे देश में भी वैदिक परंपरा थी, जिस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, जो उस समय भी किसी न किसी तरह का करिकुलम पाठ्यचर्या थी, लेकिन उस समय ऐसा कोई लिखित नहीं होगा या फिर हो सकता है कि उस समय इस तरह का कोई इन्फोर्स या कोई पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्फ्यूज्ड है, वो है, दिख नहीं रही है लेकिन फिर भी है, लेकिन उसका मीनिंग सारदल सा समय समय जैसे समय बदला है वैसे वैसे इसके मीनिंग्स भी बदले हैं। तो करिकुलम की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, इसलिए कुछ ज्यादा डेफिनेशंस को यहां पर हम स्टडी करेंगे। तो ये एक नॉलेज बेस्ड चीज है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इस तरह की बात किसने कही है। यहां पर अब इसकी थोड़ी सी एपिस्टेमोलॉजी देख लेते हैं कि ये जो है एक लैटिन वर्ड से आया है। करिकुलम जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। जिसका मतलब क्या होता है? रेस कोर्स। रेस कोर्स टर्म यूज्ड बाय चैरियट्स, जो रथ होते हैं, रथ जो जिसके थ्रू रेस लगाया जाता है, जैसे घोड़े जो दौड़ते हैं, तो रेस कोर्स भी आपने सुना होगा जहां पे घोड़े दौड़ते हैं। तो घोड़े दौड़ने के लिए क्या होता है कि एक रेस कोर्स बनाया जाता है। अब कोई भी इंसान कहीं भी दौड़ सकता है, रेस कोर्स छोड़िए, आप अपने घर में आइए, जब आप कहीं पर रेस करते हैं, जैसे 100 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस है, तो जब रेस होती है तो 500 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो 500 किलोमीटर आपको अपनी जगह पे ऐसे भागना है या फिर इस दिशा में दौड़ना है या इस दिशा में दौड़ना है, कहां दौड़ना है, तो वो चीज वहां पर तय होती है। एक ट्रैक बनाया हुआ होता है और उस ट्रैक के अंदर एक ट्रैक बनाया हुआ होता है और उस ट्रैक के अंदर आपका नंबर लिखा होता है कि ये ट्रैक नंबर 1 है, ट्रैक नंबर 3 है, ट्रैक नंबर 4 है। जो खिलाड़ी यहां रहेगा, जो एथलीट यहां रहेगा, वो नंबर 1 पे दौड़ेगा, वो ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये खिलाड़ी अपना दौड़ेंगे और अपने ही ट्रैक पे इसको पूरा करेंगे। ये नहीं कि ये जो नंबर 1 वाला है ये इधर इधर घूम के ऐसे करेगा, 1 किलोमीटर कर लेगा और कहेगा कि भाई मैंने दौड़ लिया। नो, फिक्स ट्रैक पे दौड़ना है। दौड़ना सबको है, दौड़ेंगे सब, लेकिन सही उसको माना जाएगा जो इस ट्रैक पर दौड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ करिकुलम। कि करिकुलम क्या करता है, चलना तो सबको है, साल तो चलेगा ही, बच्चे पढ़ेंगे ही, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना, एक रास्ता उसके लिए प्री क्वालिफाइड एक रास्ता बनाना, जिस रास्ते पे हमको चलना है। तो इसे होगा क्या कि अल्टीमेटली ये वाला जो बंदा होगा जो इधर भाग गया और ये वाला जो बंदा होगा जो भाग करके यहां पहुंच गया, ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस रेस को जीतना। बाकी ये भी 500 मीटर दौड़ेगा, लेकिन इधर उधर भागने के कारण इसकी जो एक्टिविटीज थी या जो इसके एफर्ट्स हैं वो फोकस्ड एफर्ट्स नहीं है, इसके कारण इसको भी ये कम समय भी करने के बाद भी इसको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रेस कोर्स का मतलब यही है कि करिकुलम एक तरीके से एक रेसिंग ट्रैक है जिसके ऊपर स्कूल को चलना होता है या फिर स्कूल की एक्टिविटीज चलती हैं। तो इससे एक छोटी चीज निकल के क्या सामने आती है
कि जिस प्रकार आपके सामने ये रेस कोर्स बना हुआ है और यहां पर अगर मान लीजिए चौथा प्लेयर दौड़ता है तो ये दो जो लाइन है ये इसको डायरेक्ट कर रही है कि उसको इस हिसाब से चलना है। डायरेक्ट ही तो कर रही है कि उसको यहां चलना है, यहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, इसके बीच में चलना है। इट मींस करिकुलम प्रोवाइड्स व्हाट? डायरेक्शन। करिकुलम प्रोवाइड्स व्हाट? डायरेक्शन। ये करिकुलम मतलब पाठ्य जो हमारी जो पाठ्यचर्या होती है वो क्या करती है? हमको एक डायरेक्शन देती है, हमको दिशा देती है कि तुम ऐसे काम करो। और आपको याद ही होगा पिछली कुछ क्लासेस में जब हमने प्लानिंग के बारे में बात करी थी तो हमने प्लानिंग के साथ ये डिस्कस किया था कि प्लान के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लान तो बना दिया लेसन प्लानिंग में, लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं किया, कंट्रोलिंग नहीं करी तो हमने जो प्लान किया कोई जरूरी नहीं है कि वो हम अचीव कर पाएंगे। सो आवर रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम इज एसेंशियल, आवर रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम इज मैंडेटरी। लेकिन एक रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम बिना अच्छी प्लानिंग के अधूरी है। हमको क्या पता है कि जिस टाइम फ्रेम पे आज हम लाई कर रहे हैं हम सही हैं या पीछे हैं या आगे चल रहे हैं, हमको क्या पता? फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्री क्वालिफाइड प्लान। उसके लिए हमारे पास पहले से एक प्लान होना चाहिए और स्कूल सेटअप के अंदर वो प्लान क्या है? दैट इज नथिंग बट करिकुलम। तो यहां पर रेस कोर्स का मतलब यही है, लैटिन वर्ड है, तो ये पॉइंट आप मार्क करके रखेंगे। अब ये इसकी मीनिंग दिया हुआ है और आखिरी में लिखा हुआ है इट एनकम्पासेस द टोटल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड टू द लर्नर इन एंड आउट ऑफ द स्कूल। यानी कि बच्चा स्कूल के अंदर, स्कूल की चार दीवारी में क्या एक्सपीरियंस लेने वाला है और स्कूल से उसको जो दिया जा रहा है जिसके थ्रू वो बाहर के एक्सपीरियंसेस भी गेन करेगा, वो सब करिकुलम में आता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि इन एंड आउट का मतलब क्या? इनका तो चलो हम समझ गए कि स्कूल के अंदर की जो एक्टिविटी चल रही है, स्कूल के अंदर की जो एक्टिविटी चल रही है वो तो चलो फिर भी करिकुलम क्या जाएगा। स्कूल के बाहर की जो एक्टिविटी होगी, हाउ इट इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम? क्या स्कूल के बाहर की एक्टिविटी भी करिकुलम के अंदर आ सकती है? तो इसके डुअल पर्सपेक्टिव बनेंगे। देयर विल बी टू पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव 1 एंड पर्सपेक्टिव 2। बच्चा जब अपने सामान्य जीवन में रहता है तो एक सोशल लाइफ को वो जीता है, लेकिन उस सोशल लाइफ पर स्कूल का प्रभाव भी पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एक्टिविटी दी एंड आई हैव गिवन हिम अ प्रोजेक्ट। मैंने किसी बच्चे को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या था? सर्वे है, ठीक है, सर्वे है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है एंड एक्शन प्लान है, एंड एक्शन है। अब बच्चा अगर किसी प्रोजेक्ट को, जो कि एक उसकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें वो सोसाइटी में सर्वे कर रहा है, अपने समाज के लोगों से बातचीत कर रहा है, वहां से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा है और उस प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन भी ले रहा है, तो ऐसे में हुआ क्या कि स्कूल से एक प्रोजेक्ट दिया गया जो कि कहीं ना कहीं किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है? स्कूल के बाहर के एरिया को, यानी कि उसकी सोसाइटी को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं करिकुलम, और ध्यान रखना कि जो पढ़ाई वाली बात है ये सिलेबस और टीचिंग मेथड का हिस्सा है, और सिलेबस टीचिंग मेथड कंप्लीटली एकेडमिक्स का हिस्सा है और एकेडमिक्स करिकुलम का एक पार्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एकेडमिक्स अफेक्ट कर रही है, हम ये भी कह सकते हैं कि करिकुलम अफेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स करिकुलम can affect the life of a child outside the school also। स्कूल के बाहर भी बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकता है करिकुलम, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आप ले सकते हैं जिसमें वो बिल्कुल ना करता हो। सो फॉर दैट देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल व्हाइल रीडिंग साइकोलॉजी, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। जितना ज्यादा आपका माइंड ओपन होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी हमको स्लो पेस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम आगे फास्ट काम करेंगे। अब यहां पर देखिए, मार्श एंड स्टैफोर्ड 1988 में, 1988 में मार्श एंड स्टैफोर्ड भी करिकुलम के बारे में बताते हैं। और देखिए, सभी ये चीज तो एटलीस्ट इस लेवल पे ये तो हम सब समझ चुके हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग बात होती है, अलग अलग लोग अपने पर्सपेक्टिव से अपनी बात को कहते हैं। हमें सबके पर्सपेक्टिव को समझना है और सबके पर्सपेक्टिव से हमको क्या मिलेगा? हमको एक जनरल आइडिया मिलेगा, और जनरल आइडिया से हम रियलिटी में अपने स्कूल सिस्टम में उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें नंबर 1 हमको इसलिए पढ़नी है। दूसरी चीज, इन सब चीजों को पढ़ के हमारा डायरेक्ट एग्जाम में भी फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? कहीं पर भी तीसरी चीज, इसको रटना नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मार्च ने ये कहा, तो उसको रटना नहीं है। वाई वी आर स्टडिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल्स? वाई?
because we want to understand the different perspective on which the different people have given their own views. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या क्या व्यूज करिकुलम पे दिए हैं वो हम जानना चाहते हैं, इसलिए अभी हम इसको देख रहे हैं, बाकी अपना ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी है। तो मार्श एंड ये स्टाफोर्ड क्या करते हैं, करिकुलम के अंदर कुछ डायमेंशंस बताते हैं कि इनकी क्या है, विमाएं हैं, ठीक है, इनके कुछ आयाम है, आयाम जानते हैं, अलग अलग स्पीयर में काम करते हैं, ठीक है। करिकुलम जो है अलग अलग एरियाज को कवर करता है, और वो कौन कौन से एरियाज है। करिकुलम इंक्लूड नॉट ओनली द कंटेंट बट आल्सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सिर्फ करिकुलम के अंदर ऐसा नहीं कि खाली सामान भरा होता है कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, नहीं। करिकुलम की शुरुआत में भी सबसे पहले क्या होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब सबसे पहले मान लीजिए एकेडमिक ईयर, अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी मान लीजिए 2021-22 अब खत्म होने वाला है, मान लीजिए, ठीक है। अब अगला जो सेशन शुरू होगा वो 2022 से 2023 का शुरू होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए फरवरी का महीना चल रहा है, और फरवरी के महीने में अब तो एग्जामों के सब कुछ खत्म होना है, तो अब 1 अप्रैल से अपना नया सेशन चालू होगा। तो फरवरी के बाद यानी कि इसी महीने से अब स्कूल की टीम क्या करने लगेगी, अगले साल के लिए प्लान करने लगेगी कि अगले साल हमको क्या करना है। तो अगले साल के लिए जो प्लान करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, फॉर दैट व्हाट वी नीड ऑब्जेक्टिव्स। हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि अगले साल हमको क्या करना है। पहले हमको अपने उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पर हम अपने करिकुलम को डिजाइन करेंगे। अभी हम आगे चलेंगे तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में होंगी, लेकिन जिस्ट के साथ आपको पता होना चाहिए ताकि आप चीजों को लिंक करने में समर्थ हो। तो इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, यानी कि एकेडमिक्स का पार्ट हो गया, और इवैल्यूएशन भी होता है। करिकुलम के अंदर लर्निंग की प्लानिंग होती है। करिकुलम के अंदर इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीजें ही इन्होंने अपने हिसाब से बताया है। खैर इनकी बात को केवल समझना है, आगे चलते हैं, लड़ना नहीं है इनकी बातों पे। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डीवी, जॉन डीवी को तो आप जानते ही हैं, प्रैग्मेटिस्ट हैं। तो ये करिकुलम को कैसे डिफाइन करते हैं, जॉन डीवी, जब इस नाम को आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में प्रैग्मेटिज्म आ जाना चाहिए, और प्रैग्मेटिज्म जब आपके दिमाग में आएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक्सपीरियंस यानी कि सोशल एनिमल के रूप में रोल ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एनी लर्नर और फॉर एनी इंडिविजुअल, इसके इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में चलते रहनी चाहिए। अब देखिए डीवी क्या कहते हैं, ये कहते हैं इट इज ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंस टेंड्स टू चेंज। जैसा ही आप सिमिलर सिचुएशन में आते हैं और आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलता, आपका जो एक्सपीरियंस होता है इट टेंड्स टू चेंज। मान लीजिए किसी एक्स सिचुएशन में आपने किसी काम को किया, ठीक है, और उस काम को करके आपने वो काम सीख लिया। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी ही कोई दूसरी स्थिति बनी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली स्थिति में आपने जैसे काम किया था उसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से आपने वर्क ऑन किया वही चीज आप वहां पर एप्लीकेट करेंगे, उसी तरीके से उस काम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे यार वहां तो उस टाइम किया था, ऐसे ऐसे किया था तो हो गया था, तो यहां पर भी करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को आप अप्लाई करेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो जब आप वहां पर उस चीज को अप्लाई करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया देन इट इज गुड फॉर यू, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक हो गया। लेकिन अगर सॉल्व नहीं होता तो वहां पर आपको न्यू एक्सपीरियंस जनरेट करना पड़ता है, वहां पर आपको न्यू लर्निंग होती है, एंड दैट enhances the level of experience you have। वो आपके अनुभव के कार्यक्षेत्र को क्या करता है, बढ़ा देता है कि काम ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। Now you have two methods to solve that particular problem। ओके, तो ये बताते हैं कि फ्रॉम चाइल्ड प्रेजेंट एक्सपीरियंस आउट द रिप्रेजेंट बाय ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द ट्रूथ दैट वी कॉल स्टडीज, द वेरियस स्टडीज एंड देयर एक्सपीरियंस दे आर दैट ऑफ द रेस। तो यही कहना चाह रहे, वही बात आ रही है इसके अंदर भी। कार्टर वी गुड कहते हैं डिस्क्राइब करिकुलम एज अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ कोर्सेस। मतलब कोर्सेस का मतलब, कोर्स का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। किसी ने योगा का कोर्स किया है, किसी ने डिसिप्लिन का कोर्स किया है, किसी ने एंगर मैनेजमेंट का कोर्स किया है। तो कोर्स का मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं होता है, कोर्स का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ कोर्सेज, अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है, ग्रुप होता है या फिर एक सीक्वेंस होता है ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन इन अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये किसी ग्रेजुएशन या मेजर फील्ड ऑफ स्टडी को ध्यान में रख के बता रहे हैं। ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन कहते हैं करिकुलम इंक्लूड्स ऑल स्टूडेंट स्कूल एक्सपीरियंस। इसका इनका कहना है कि करिकुलम क्या करता है, स्टूडेंट के ऑल स्कूल एक्सपीरियंस, स्कूल के सारे एक्सपीरियंस को जोड़ता है।
रिलेटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, जिसमें किसके इम्प्रूवमेंट शामिल है, स्किल्स की, स्ट्रेटजी की, थिंकिंग क्रिटिकली, क्रिएटिविटी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वर्किंग कोलैबोरेटिवली विद अदर्स, कम्युनिकेशन वेल, राइटिंग इफेक्टिवली, रीडिंग मोर एनालिटिकली, पढ़ें बहुत एनालिसिस के साथ, और कंडक्टिंग रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम, और रिसर्च वगैरह भी करने लगे। तो जब आप इन डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसके डेफिनेशन में कुछ कमी है या फिर कुछ अच्छी बात है, इसके डेफिनेशन में कुछ कमी है मतलब काफी नैरोवर है, और कुछ अच्छी बातें हैं। इसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई नया पॉइंट आए जो कि शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो देखना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डेफिनेशन को बिल्कुल यही बना देंगे। यू आर फ्री टू ऐड न्यू थिंग्स, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं यू आर कंप्लीटली फ्री टू ऐड न्यू थिंग्स इन योर स्कीमास। अब ध्यान क्या रखना है कि एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और खासकर जैसे कि आ गया अकॉर्डिंग टू ब्राउन, पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अकॉर्डिंग टू ब्राउन करिकुलम में इनमें से कौन सा करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो जैसे उसने लिखा हुआ है थिंकिंग क्रिटिकली, कम्युनिकेशन हो गया, रीडिंग एनालिटिकली, और उसके साथ साथ लिख दिया डांसिंग, तो आप डांसिंग को कट करेंगे। हालांकि डांसिंग भी अच्छा है लेकिन ब्राउन के अनुसार नहीं है। ये बात समझ में आ गई। इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी स्टडीज हमेशा के लिए रहेगी। अब इतना सारा हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है, तो हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड मीनिंग निकालते हैं। हम समझते हैं कि होता क्या है, मोटा मोटा करिकुलम है क्या है। तो बीन, जेम्स बीन नाम है इनका पूरा, हैव ग्रुप्ड द मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशंस। उन्होंने अलग अलग लोगों की डेफिनेशंस को पढ़ा, उनको जोड़ा, तोड़ मोड़ के काम किया, और अपनी मर्जी से उन सबको पढ़ के एक नई डेफिनेशन निकाल दी, और बताया कि जो डेफिनेशन, जो करिकुलम है ना, असल में इन चार चीजों से मिलके बना है। ये चार चीजें जुड़ी हुई हैं किसी भी करिकुलम में, और वो चार चीजें क्या है। करिकुलम एक प्रोडक्ट के रूप में, मतलब करिकुलम को आप एक प्रोडक्ट के रूप में भी देख सकते हैं, करिकुलम को आप एक प्रोग्राम के रूप में भी देख सकते हैं, करिकुलम को आप एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम के रूप में भी देख सकते हैं, और करिकुलम को आप प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस के रूप में भी देख सकते हैं। यहां से ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए और आपको समझना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे भी पहले नहीं पूछते हैं, 2-2 क्लासेस हो गई अब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार बात समझ में आ गई। पेपर में भी आ सकता है, पेपर में क्या आ सकता है कि अच्छा ये बता दो कि करिकुलम में इन चारों में से क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये तीन लिख करके कोई चौथा और लिख करके आपको नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ सकता है। तो यहीं से ये नॉलेज बेस्ड चीजें बनेगी। करिकुलम समझना जितना आसान है, क्वेश्चन उसके ऊपर उतने डिफिकल्ट बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो मार्क दीज पॉइंट्स कि आपको ये पढ़ना है। एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। जब हम करिकुलम को बात करते हैं करिकुलम एक प्रोडक्ट के रूप में, कि करिकुलम क्या है, एक उत्पाद है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम एज प्रोडक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया that the school or university prepares a document which would consist of a list of courses and syllabi of those courses. These documents are the result of curriculum planning and development. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो हालांकि चीजें तो अपने पास खूब सारी होंगी, और एक बात जो अपने दिमाग में है उसी बात को ये अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के बताते जाएंगे, और जितना हम डीप में जाते जाएंगे उतनी क्रिटिकली अपने को ब्रांचेस मिलती जाएंगी। तो बस जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो वही ब्रांचेस अपने को समझने हैं कि अंदर किस तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ताकि एग्जाम में हम उसको सेपरेट कर पाए। ठीक है,
तो जब करिकुलम को एक प्रोडक्ट के रूप में ये कहते हैं, तो ये कहते हैं कि करिकुलम क्या है, एक किताब है। करिकुलम क्या है, एक किताब है, एक कोर्स है, एक सिस्टम है, जो कि क्या कर रहा है, हमको बता रहा है कि किस तरीके से हमको क्या करना है। कि यहाँ इस किताब, एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। और ये जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, कि आपने क्या किया, एक बुक परचेज करी 101 रेसिपीज, ठीक है, 101 रेसिपी, खाना कैसे बनाए, तो 101 तरह की रेसिपी की किताब है। तो आप उस किताब को खरीदते हैं और उस किताब को पढ़ के आप पहला पन्ना देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं कि इसमें ये है, आप देखते हैं कि ये वाली चीज बनानी है, तो फिर वो वाला पेज खोलते हैं, फिर जैसे जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है वैसे वैसे आप खाना पकाने की कोशिश करते हैं। यही करेंगे आप रेसिपी बुक से। अगर किसी योगा की बुक खरीदी तो योगा के हिसाब से उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन होंगे। तो यहां पर क्या बात है, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से एक बुक आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो बुक जब आपने खरीदा तो वो बुक आपके लिए एक प्रोडक्ट था। बुक क्या था, आपके लिए एक प्रोडक्ट था। क्लियर। तो सेम वही बात यहां पर होने वाली है कि ये कहता है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या है, एक प्रोडक्ट है। करिकुलम क्या है, एक प्रोडक्ट है। जैसे कि ये रेसिपी की बुक है, ठीक उसी तरीके से एक प्रोडक्ट है। और जिस तरीके से रेसिपी की बुक गाइड करती है किसी इंडिविजुअल को कि कैसे खाना पकाना है, ठीक वैसे ही करिकुलम एक प्रोडक्ट है जो लोगों को बताता है कि आपको कैसे काम करना और किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है। क्लियर हो गई बात। फिर आता है करिकुलम एज अ प्रोग्राम, कि करिकुलम एक कार्यक्रम है। करिकुलम क्या है, एक इवेंट है, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब एक फिक्स्ड आइटम नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक कार्यक्रम है। यानी कि एक प्रोग्राम के रूप में अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, हियर करिकुलम रिजेंड टू द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द स्कूल। यहां पर प्रोग्राम का मतलब है कि किसी, ये क्या है, कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी का मतलब कि यहां पर ये कह रहा है, इट कुड ऑल्सो मीन अ स्टूडेंट चॉइस ऑफ कोर्सेज विद इन अ गिवन प्रोग्राम ऑफ द स्कूल, सच एज डेफिनेशन ऑफ करिकुलम इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द स्कूल्स। कुछ लोगों का मानना है कि करिकुलम क्या है, एक प्रोग्राम है। आप क्या करते हैं, कहीं पर जाते हैं और किसी का कोई करिकुलम ऑप्ट करते हैं और उस करिकुलम के अनुसार उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। स्कूल सेटअप में हमारे पास स्कूल में कई तरह के करिकुलम होते हैं। फॉर एक तो हो गया जर्नलाइज्ड करिकुलम। जर्नलाइज्ड करिकुलम का मतलब स्कूल की सारी एक्टिविटीज वगैरह सारी हो गई। लेकिन मान के चलो आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने मेंटल स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स ज्वाइन किया। जब आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स का आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आप में से बहुत सारे साथियों ने ये पूछा कि सर इस कोर्स का क्या करिकुलम होगा, मतलब किस बेसिस पे ये सारी चीजें होंगी और क्या क्या चीजें आप कराने वाले हैं। तो वो क्या है, आप जानना चाहते हैं कि ये काम होगा कैसे, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, और उसी एक्टिविटी के बेसिस पर आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या ये आपके हिसाब से सही है। अगर आपको लगता है सही है तो आप ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे करिकुलम को एक प्रोग्राम के रूप में बताया जा रहा है। तीसरा कहा जाता है कि करिकुलम क्या है, एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम तो हम समझते हैं कि अगर कोई चीज हो जाए तो उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, दैट इज लर्निंग आउटकम। इंटेंडेड का मतलब जो होने वाला है, जो होने वाला है, इंटेंड कर रहे हैं कि ये होगा। सो हियर करिकुलम इज डिफाइंड एज व्हाट इज टू बी लर्न, क्या हम सीखने वाले हैं, उसके बेसिस पर जो है हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। मींस वी हैव अ प्लान एंड फॉर दैट वी हैव अ प्रोग्राम। एक प्लान है, उसके हिसाब से हमने पूरा काम कर रखा है। उस काम को जब हम अंडरटेक करेंगे, सो वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर द कंप्लीशन और आफ्टर फिनिशिंग दैट पार्ट और आफ्टर फिनिशिंग दैट कोर्स ऑफ स्टडी वी विल अचीव दैट पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्टिव विच वी हैव डिसाइडेड और मेड अर्लियर। जो चीज हमने पहले बना रखी है उसको हम अचीव करेंगे। 3 बातें हमने सीखी हैं अभी तक। एक सीखा हमने प्रोडक्ट, एक सीखा हमने प्रोग्राम और एक सीखा हमने इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। और इसके बाद है एक प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि यहां पर बीन क्या कहते हैं, बीन कहते हैं कि जो करिकुलम है वो क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस की प्लानिंग है कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। ठीक है, स्कूल में क्या क्या काम होना है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी है, उन सभी एक्सपीरियंसेस का कि क्या क्या चीज होने वाली है, उसका एक बंच है, उसका एक सम्मेलन है, उसका एक डॉक्यूमेंट है। तो ये चौथी बात कहता है। तो कुल मिलाकर के जब आप यहाँ पे 4 बातें देख रहे हैं, प्रोडक्ट देखा आपने, प्रोग्राम देखा आपने, जब आप एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम देख रहे हैं या फिर जब प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि करिकुलम को देखने के 4 नजरिए बता रहा है।
ये आपको बता रहा है कि करिकुलम को आप 4 तरीके से देख सकते हैं बीन के अनुसार। आप अपना 5वां तरीका भी बना सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। कुछ लोग समझेंगे कि भाई करिकुलम कुछ नहीं है, किताब है, किताब ऊपर से भेज देते हैं और उस किताब से अपने को चलाना है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि करिकुलम करिकुलम मतलब ये थोड़ी होता है, ये सब होता है। करिकुलम का मतलब होता है कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं या फिर हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, वो करिकुलम है। कुछ लोगों का मानना है कि करिकुलम क्या होता है कि क्या हम करने वाले हैं उसके हिसाब से हम सारी प्लानिंग करते हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम्स की प्लानिंग करते हैं, ये करिकुलम है। और कुछ लोगों का मानना है कि करिकुलम क्या है कि पूरे एक सेशन में, एक डिफाइंड टर्म में जिसके लिए करिकुलम प्लान किया गया है, उसमें क्या क्या होने वाला है उसकी प्लानिंग, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, उसकी प्लानिंग करिकुलम है। सो बाय दीज 4 स्लाइड्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बीन ने जो बताया कि जो डेफिनेशंस को 4 कैटेगरी में बांट दिया, मतलब जितने भी लोग करिकुलम को जिन्होंने डिफाइन किया है तो उन सबको 4 कैटेगरी में बांट दिया। ऐसे लोग जो मानते हैं कि वो सिर्फ एक करिकुलम सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ऐसे लोगों को जो मानते हैं कि ये एक कोर्स ऑफ स्टडी है, ऐसे लोगों को एक ग्रुप में बांट दिया जो कहते हैं कि ये हमारे लर्निंग आउटकम्स को जो होने वाला है उसके बारे में हम करते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ग्रुप में बांट दिया जो ये मानते हैं कि करिकुलम क्या है, प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि इसके अंदर एक्सपीरियंस को प्लान किया जाता है। तो अगर इस चीज से आपने क्या सीखा, इस चीज से हम ये सीख पा रहे हैं कि अगर हम अपने सामान्य जीवन में, अगर हमको चलते चलते कोई ऐसा इंसान टकरा जाए जो ये कहे कि भाई करिकुलम एक्सपीरियंस नहीं होता, करिकुलम का तो मतलब होता है कि क्या पढ़ना है। कोई बोलेगा अरे करिकुलम ये एक्सपीरियंस नहीं होता, करिकुलम क्या है, किताब है, उसको देख करके जो जो लिखा है बस वही हमको करना होता और हमको ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे। क्यों गलत नहीं कहेंगे? क्योंकि वो करिकुलम की एक फिलोसफी को लेकर के चल रहा है और उसके बेसिस पर वो अपनी बात कह रहा है। सो दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग एज पर द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, वो रॉन्ग नहीं है, उसका रास्ता अलग है। तो उस रास्ते को हमको ये देखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि हम स्कूल डेवलपमेंट में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन सही है। अगर आपको लगता है कि उसकी डेफिनेशन सही नहीं है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, डिबेट करके आप उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। और यही सही रास्ते पे लाना एक अच्छे टीम लीडर की जिम्मेदारी है। और स्कूल में ये काम कौन करता है? स्कूल में ये काम प्रिंसिपल करता है, क्योंकि ये बच्चों की बात तो है नहीं। दिस इज नॉट अबाउट द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट व्हाट द टीचर आर डूइंग इन द स्कूल। स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे, वही तो है। मान लीजिए स्कूल में 50 टीचर है, कुछ टीचर मान ले कि करिकुलम कुछ नहीं है, बस एक किताब है, करना हो करो, नहीं करना है मत करो, तो वो तो ये मान के छोड़ देंगे। कुछ लोग ये मान के चलेंगे तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एज अ प्रिंसिपल आप तो सोचोगे ना कि भाई आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारे स्कूल सिस्टम के लिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन का एक ग्रुप है। तो अगर आप ये मानते हो और आपके 10 टीचर ये मानते हैं तो एज ए प्रिंसिपल आप क्या करोगे? इनको तो ओके कहोगे और इनको आप नोके कहोगे, इसको आप गलत कहोगे? नहीं, ये भी सही है, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से ये सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इसको डिबेट करके और मोटिवेट करेंगे कि वो स्कूल का जो आपने सोचा हुआ है उसके हिसाब से वो चले। तो बीन महाशय की बात जो है मुझे लगता है इस पॉइंट तक क्लियर हो गई। आप सब डेफिनेशन तो बता रहे हैं, लेकिन यही चीज है कि थोड़ा सा आप डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइफ में कभी भी आप करिकुलम के बारे में आप कभी ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए करिकुलम के बारे में तो वो आप सही ही करें। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम जब हम बनाते हैं, अब तो हमने अलग अलग चीजें पढ़ ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मानते हैं कि करिकुलम की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, या फिर करिकुलम किस तरह की चीज को फॉलो करता है, तो देखो इन चारों में से मैं जो मानता हूं, हालांकि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है वो भी ठीक है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी ठीक है, लेकिन आज की जो 21st सेंचुरी की जो मॉडर्न एजुकेशन का जो पैराडिगम है उसके अंदर हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो चौथी वाली डेफिनेशन का ग्रुप है, ये स्कूल सिस्टम के हिसाब से मुझे तो एप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, तो अगर ये अप्रोप्रिएट लगता है तो इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग काम करेंगे। और मुझे का मतलब मैं नहीं, जो नेशनल गोल्स है, नेशनल गोल्स भी इसी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो इसी चीज को बेस मान के हम करिकुलम को आगे समझेंगे। तो आता है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम को बनाते वक्त जब बना रहे हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब यहां पर बात आती है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल याद है मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में बताया था। प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स आर प्री क्वालिफाइड
ट्रूथ। प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहले से प्रूफ कर दिए गए तथ्य होते हैं और उन तथ्यों के आधार पर आप क्या करते हैं? किसी ने बोल दिया कि अगर आप कोई चीज को अगर ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे आके गिरेगी। किसी ने आपको ये बता दिया कि ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप किसी को भी कहोगे ना कि जैसे मान के चलो कि 5वें मंजिल पे कोई खड़ा है और आप एकदम नीचे खड़े हो और आपको चाहिए कि भाई उसके हाथ में एक रुमाल है, आप रुमाल भूल गए हो और आप चाहते हो कि रुमाल आपके पास आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? आपको लगता है कि भाई यहां से आप कैच कर सकते हो, तो आप उसको कहोगे ना कि भाई रुमाल फेंक दे, क्योंकि आपको ये पता है, आपको ये कंफर्म है कि जब ऊपर वाला बंदा रुमाल फेंकेगा तो वो नीचे नीचे ही गिरेगा। वो अलग बात है आप उसको कैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो नीचे ही गिरेगा, वो हवा में नहीं उड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आपको एक प्रिंसिपल पता है, और प्रिंसिपल क्या पता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट देयर इज ए पुल इन द अर्थ जो हर एक चीज को अपने पास खींचता है। सो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल इज। तो यहां पर प्रिंसिपल का मतलब है कुछ ऐसे प्री क्वालिफाइड ट्रूथ जो कि क्या करते हैं, करिकुलम को बनाते वक्त हमको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि बच्चे को सेंटर में रख के सोचो, क्योंकि हम तो करंट फिलॉसफी के हिसाब से काम करेंगे। बच्चे को ध्यान में रख करके आप करिकुलम बनाइए, अपने हिसाब से नहीं, बच्चे की क्या जरूरत है उसके हिसाब से बनाइए। कम्युनिटी सेंटर्ड, बच्चा जिस कम्युनिटी में रहता है उसके हिसाब से बनाइए। आपको तो याद ही होगा कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम एक डिफाइन करते हैं कि स्कूल्स के अंदर जो सेंट्रलाइज्ड स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय 1, केंद्रीय विद्यालय 2 है, तो केंद्रीय विद्यालय का 1 इसका जो करिकुलम होगा, करिकुलम 1, और इसका जो करिकुलम 2 होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। KV1 अपने जगह के हिसाब से करिकुलम सेट करेगा और जो KV2 है वो अपने हिसाब से करिकुलम सेट करेगा, उसकी जो जरूरतें हैं ये उसके हिसाब से करेगा। और इसकी जो मान लीजिए ये है दिल्ली में, ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो दोनों सेम थोड़ी रहेंगे। वहां की जो जरूरतें हैं वो अपने स्कूल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर सिमिलर हो गया तो ये तो अपने आप को, अगर मान लो दिल्ली को उस पर इन्फोर्स कर दिया गया तो इनको तो लगेगा कि हम पता नहीं कहाँ आ गए। क्लियर हो रही है बात? सो कम्युनिटी सेंटर्डनेस, कि जहां पर स्कूल है, जहां पर संस्था है, उस जगह को समझिए, उसके हिसाब से चीजें बनाइए, छुट्टी उसी हिसाब से डिक्लेयर कीजिए। एक्टिविटी प्रिंसिपल्स, की एक्टिविटी रहनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड, मतलब इट इज गिविंग एम्फेसिस टू एक्सपीरियंसेस, कि एक्सपीरियंस को बढ़ावा दीजिए कि बच्चे उस काम को खुद करें। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेट, इस तरीके से काम कीजिए कि एक किया हुआ काम दूसरे काम के साथ भी जुड़ा हुआ हो, एकीकृत हो। ऐसा नहीं कि एक काम कर दिया फिर दोबारा काम किया, दोनों ही काम सेम है और वही करे जा रहे। जैसे कि कई बार बचपन में हमारे साथ ऐसा होता था कि मम्मी कहती थी जा जा बेटे चीनी ले आ, तो आप चीनी खरीद के लाते थे, फिर आप घर आते थे तो मम्मी कहती थी फिर माचिस ले आ, फिर आप माचिस लेके आते थे, फिर आप कहते थे कि चल बेसन लेके आ जा। तो आपको गुस्सा आता था और आप कहते थे कि मम्मी जब सारी चीजें एक ही दुकान पे मिल रही है तो आप मुझको 3-3 बार क्यों भेज रहे हो? एक ही बार बोलते तीनों चीज लाने के लिए, मैं एक ही बार ले आता, 3 बार की मेहनत नहीं होती। तो यही चीज होती है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन मींस व्हाट? कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो इस तरीके से उस काम को करिए कि उससे कनेक्टेड चीजें भी साथ में आपकी हो रही है, क्योंकि एक साथ हो बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं रहते तो आपको पता नहीं चलता कि ये चीज हो भी गई है और आप उस काम को दोबारा रिपीट करते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन द वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपकी एनर्जी वहां पर वेस्ट होती है। फिर है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, आगे की तरफ देखो, पीछे से एक्सपीरियंस लो और आगे की तरफ हमेशा प्रगतिशील रहो, प्रोग्रेसिव रहो। मोटिवेशन प्रिंसिपल, मोटिवेशन के अंदर वो भी खासकर इंट्रिंसिक, ठीक है, आपका जो करिकुलम हो, जो आप पाठ्यचर्या बनाए, वो बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करे, किसी सब्जेक्ट में नंबर लाने के लिए तैयार ना करे बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करे। द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिसिटी, जो करिकुलम हो वो लचीला हो कि स्थिति के हिसाब से उसको बदला भी जा सके, ठीक है, और वैरायटी, उसके अंदर अलग अलग चीजें हो, विविधताएं हो। कंप्रीहेंसिवनेस, व्यापक हो, छोटी चीज, नैरोवर चीज को ना कवर करती हो, बहुत सारी चीजों को कवर करती हो। और बैलेंस हो, मतलब हर तरह की चीज का हर तरह की चीज उसमें बैलेंस तरीके से हो, हर तरह के बच्चों की उसके अंदर ध्यान रखा गया हो, ताकि पढ़ाई भी हो, खेलकूद भी हो, कल्चरल एक्टिविटीज भी हो, मोरालिटी भी हो, सारी चीजें उसमें हो। और यूटिलिटी, करिकुलम ऐसा हो जिसे कोई सीखे, ऐसा नहीं कि करिकुलम एक ऐसा स्टिफ डॉक्यूमेंट बना दिया जिसको देख करके सब मशीन बन गए लेकिन कोई एक बेहतर इंसान नहीं बन पाया। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहां पर कुछ 4 टर्म्स दिए गए हैं, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, इसलिए थोड़ा इत्मीनान से मेरी बात आप सुनते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमारे पास 4 बातें हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क,
दूसरा है करिकुलम, तीसरा है सिलेबस, चौथा है टेक्स्ट बुक। इन 4 टर्म में जनरली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जिस तरीके से ये 4 टर्म लिखी हुई है उसी से आप समझिए ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। टेक्स्ट बुक के अंदर भी टॉपिक्स हो गए, ठीक है, यूनिट्स हो गई, वो सारे टेक्स्ट बुक का पार्ट हो गया। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है? ये एक प्लान है या फिर ये एक पॉलिसी है जो हमको गाइड करता है कि आपको करिकुलम कैसे बनाना है। करिकुलम तो हमको पता है क्या है, लेकिन करिकुलम कैसे बनाना है वो ये बता रहा है। जैसे कि हम मेटा कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निशन इज ए प्रोसेस ऑफ माइंड, लेकिन वो प्रोसेस कैसे काम करता है दैट इज मेटा कॉग्निशन। सेम वही चीज करिकुलम तो हमको बनाना है, लेकिन करिकुलम कैसे बनाना है ये करिकुलम फ्रेमवर्क उसको बताता है। और करिकुलम फ्रेमवर्क तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक तो जानते ही हैं एनसीएफ 2005। ये क्या है? एनसीएफ 2005 हमारे स्कूल में अप्लाई नहीं होता है। एनसीएफ 2005 हमको बताता है कि जब आप करिकुलम बना रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखो। करेक्ट, हम बनाएंगे अपने हिसाब से ही, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है। तो इन बातों का ध्यान रख के हम करिकुलम बनाएंगे। अब करिकुलम क्या है मुझे नहीं लगता कि अब भी मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों चीजें होती हैं। लेकिन एक जो स्कॉलस्टिक एरिया होता है, जो अकेडमिक्स होता है, वो इसके अलावा एक दूसरी ब्रांच को स्कॉलस्टिक्स, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन एक चीज और होती है, एक और होता है सिलेबस, जो अकेडमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो अकेडमिक्स में जैसे सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट्स का होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो जैसे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, हिंदी की टेक्स्ट बुक, अलग अलग टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का क्या फायदा है? टेक्स्ट बुक हमको ये बताता है कि कितना पढ़ना है, लिमिट करने में अपने को मदद करता है। क्योंकि एक बच्चा अगर जैसे मैं चाहूं तो आपको पता नहीं क्या क्या बता दूं मैं, आप पूरा दिन रात और 1 साल करिकुलम पे ही हम बात करते रहे, लेकिन हमको उतनी ही बात करनी है जितनी जरूरत है। ठीक स्कूल के अंदर भी अगर कोई टीचर चाहे तो किसी टॉपिक को पूरे साल चला दे, लेकिन वो कितना उसको पढ़ाना चाहिए जो बच्चे के लेवल के हिसाब से सही हो, ज्यादा या कम, अगर ये इंडिपेंडेंस हम टीचर पे छोड़ दे तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग टॉपिक में कोई आइंस्टीन बन जाएगा और कोई बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और अधिकतर एवरेज रहेंगे। मतलब क्या कि अगर आपको नहीं पता कि कितना पढ़ाना है तो आप तो कुछ भी कर देंगे ना। तो इस चीज में टेक्स्ट बुक आपकी मदद करता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके पास एक्सरसाइजेस रहते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पहले से ऑथर ने बना रखे हैं। ऑथर मतलब एनसीईआरटी ने उसको बना रखा है। तो आपको पता है कि इस बच्चे के लिए इस क्लास में इतना ही पढ़ाना है, तो लिमिट है। और उस लिमिट से फायदा क्या होता है कि आप लेसन प्लानिंग कर पाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर पाते हैं, आप एक्टिविटीज तय कर पाते हैं, आप फॉलो अप करके आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको उतना ही काम करना है। उस काम में आप एनरिचमेंट 1000 कीजिए, लेकिन काम कितना करना है ये चीज में टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा हेल्प करता है। नॉट ओनली टीचर्स बट स्टूडेंट आल्सो, बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। अब आता है टाइप ऑफ करिकुलम की करिकुलम कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के करिकुलम होते हैं? तो पहला है ओवर्ट करिकुलम या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम, एक है हिडन या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम, और एक है नल करिकुलम। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आया था, DEET में 2019 में शायद कई बार क्वेश्चन भी आया है। 3 तरह के आपके जो हैं क्या है करिकुलम के टाइप्स हो सकते हैं। आप जी मन लगा करके इसको पढ़िए। जो एक्सप्लिसिट या ओवर्ट होता है वो होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट जो चीज दे रखी है कि ये करना है, नाचना है, पढ़ना है, ये पढ़ना है, दैट इज व्हाट ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट। हिडन या इंप्लिसिट का मतलब हो गया कि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो इनडायरेक्ट है, छुपा हुआ है उसके साथ में, ठीक है, छुपा हुआ है उसके साथ में। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं किसी को कि अगर 2001 में हमारे देश की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी और 2011 में हमारे देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ हो गई। अच्छा ये बताओ चेंज कितना हुआ है? तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हम बताएंगे कि ये डिडक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, और 121 में हम 102 माइनस करके क्या कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे कि जैसे 19 करोड़ की बढ़त हुई है, हम ऐसे बता देंगे। ये एक नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे एक इन्फ्यूज्ड, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो अपने आप में एक स्किल है, यानी कि एक थीम है, एक टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट कम्स अंडर इम्प्लिसिट करिकुलम, जो कि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ लेकिन हम उस काम को करते हैं जो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जरूरी है। और तीसरा आता है नल। नल का मतलब हो गया जो कि कहीं नहीं बताया जाता।
जैसे कि पॉपुलेशन एजुकेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन दिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कवर करेंगे ताकि आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाए। मतलब स्कूल की किताब में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल से हट के जब आप दूसरे एग्जाम्पल देते हैं जो कि किताब में नहीं है, लेकिन उस एग्जाम्पल से वो थीम क्लियर हो रहा है, तो वो हिडन या फिर इंप्लिसिट में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स में चला जाएगा। लेकिन नल का मतलब हुआ जो कि बोला ही नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप करा रहे हैं, जैसे कि मोरालिटी हो गई, वैल्यूज हो गए, स्किल्स हो गए। ये कहीं किताब में नहीं लिखा होगा कि बच्चों में स्किल डेवलप करो, लेकिन ये काम आप फिर भी करते हैं। कैसे बात करनी चाहिए, सफाई कैसे रखें, खुद कैसे रहें, स्कूल में डिसिप्लिन कैसे होता है, इसका कोई लेसन थोड़ी होता है कि हाउ टू बी इन डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में कैसे डिसिप्लिन है, इसका कोई चैप्टर तो होता नहीं है। लेकिन ये एक स्किल है जो बच्चों में होनी चाहिए। कैसे बात करें, रिस्पेक्ट क्या होती है, कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, हजारों चीजें स्कूल में चलती है, लेकिन वो चीज होती है किताब का हिस्सा नहीं होती, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन वो चीज हम फिर भी करते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर नल करिकुलम। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में डेफिनेशन भी है, ओवर्ट में कोई दिक्कत नहीं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट, ध्यान रखिएगा एक्सप्लिसिट और ओवर्ट का मतलब सेम है, या फिर इसको डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर उसके अंदर ये सारी करिकुलर और को करिकुलर चीजें आएंगी जो कि इंटेंशनली जानबूझ करके लिखी जाती हैं कि ये चीज होनी ही होनी है, वो ओवर्ट या फिर डायरेक्ट में आएगा। हिडन का मतलब हो गया कि अननोटिस्ड करिकुलम, ठीक है, इट इज ऑफन अनरिटन, जो लिखा नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल के इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं, एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बात करते समय वो बच्चों के इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है, बाकी जो उसने पहले डिजाइन किया उसके बारे में बात चल रही है। नॉन वर्बल बिहेवियर, जैसे कि जेस्चर्स हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, बच्चों की आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ कई सारी बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हिडन करिकुलम का हिस्सा हो गई। है नहीं लेकिन फिर भी चल रहा है और किसी ने आपको कहा भी नहीं कि ऐसे करना। अब ये है, इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग इन स्कूल, देयरफॉर मेनी टॉपिक्स आर सब्जेक्ट एरियाज एक्सक्लूडेड इंटेंशनली। हर एक चीज को नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए उसको सिलेबस में नहीं दिया जाता। जैसे कि लिखा हुआ है कि कैरियर प्लानिंग कैसे करेंगे, क्या डिसिप्लिन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, इसके ऊपर कोई चैप्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चीज बच्चों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं पर लिखा नहीं होगा लेकिन फिर भी ये काम कराना है, दोज थिंग्स कम्स अंडर नल करिकुलम। थोड़ा डिटेल में करेंगे और मुझे लगता है इस पॉइंट तक अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपको मन कर रहा होगा कि मैंने ये सारा कंटेंट उठाया कहां से, या फिर ये सारी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये मैं बात आपसे कर कहां से रहा हूं। मन में जरूर आपके ख्याल आ रहा होगा और आपका भी मन कर रहा होगा कि डिटेल में अगर ये पढ़ने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये चीज मैं कहां से कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, और ये सारी चीजें मैंने आपसे ली हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज रेफर्ड फ्रॉम इग्नू। जो इग्नू की ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वहां से मैंने इसको रेफर किया है। इग्नू का कौन सा कोर्स, बीएड का जो कोर्स होता है इग्नू का, वहां से, ठीक है। ये सारी बुक्स ई बुक्स अवेलेबल होती हैं, ये आपको साथ में एज अ नोट्स मिलेंगी, क्योंकि मैं कुछ काट छीट के नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा कंप्रिहेंसिवली करें और अपने नोट्स बनाएं। तो इग्नू के बीएड के सिलेबस में से कोर्स नंबर 126, हाँ जो कोर्स नंबर 126 बीईएस 126 कोर्स का नाम है। बीईएस 126 का ब्लॉक 2 दूसरे ब्लॉक में करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग करिकुलम ब्लॉक का नाम है, उसके अंदर 3-4 यूनिट्स हैं, उसके अंदर ही ये सारी बातें हैं। तो इस चीज को जरूर नोट कर लें। मैं शुरू में नहीं चाहता था, नहीं तो आधे बच्चे तभी चले जाते, चीजों को समझते नहीं। तो ये चीज नोट कर लीजिए क्योंकि आफ्टर द क्लास आपको यही पढ़ना है। अब आता है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम बनाने के क्या उपागम हो सकते हैं। अप्रोच करिकुलम बनाने का वही मैंने बताया, सोच जो होती है किस तरह की हो सकती है। बिहेवियरल रेशनल सोच हो सकती है, सिस्टमैटिक मैनेजरियल सोच हो सकती है, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक सोच हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक सोच हो सकती है, या फिर रिकंसेप्चुअलिस्ट अप्रोच हो सकती है। रेशनल यानी कि बिहेवियरल, जब हम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सिस्टम बनता है। इंटेलेक्चुअल, जब हम इंटेलेक्ट की बात करेंगे, मतलब एकेडमिक पे जब हमारा ध्यान हो। अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक उपागम, एक सोच है जिस सोच को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि जब मैं कहूंगा प्लेवे अप्रोच, याद होगा अप्रोच और मेथड में मैंने आपको अंतर बता रखा है कि अप्रोच एक बिगर टर्म होती है, उसके अंदर कई सारे मेथड आते हैं, मेनी मेथड्स। जैसे कि मैं कहूं प्लेवे अप्रोच, मैं आपसे कहता हूं प्लेवे अप्रोच,
ठीक है। तो प्लेवे अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे आप एक्टिविटी करा रहे हैं तो ये प्लेवे अप्रोच का एक तरीका है। प्लेवे एक बहुत कंप्रीहेंसिव टर्म है। उस चीज को अचीव करने के लिए आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। आप थ्रू क्या प्लेवे मेथड, खेल के थ्रू, किसी गेम्स के थ्रू करा सकते हैं, या फिर किंडरगार्टन मेथड हो गया, मोंटेसरी मेथड हो गया, स्टैंड मेथड हो गया, या फिर मतलब कुछ ऐसे मेथड जिसमें बच्चा जगल कर रहा हो। उन सब तरीके से आप बच्चे को प्लेवे अप्रोच को अपना सकते हैं। मींस प्लेवे अप्रोच क्या है, एक सोच है, और उस सोच को फुलफिल करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। तो यही चीज ये है अप्रोच ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम बनाने की क्या सोच हो सकती है। मैं और आप इंडिविजुअली डिफरेंट है, आप अलग सोच रख सकते हैं, मैं अलग सोच रख सकता हूं। तो आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और करिकुलम कमेटी के हेड हैं, तो आपकी सोच का प्रभाव जो है वो करिकुलम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लवर हैं, आप खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, और आप अगर किसी दिन प्रिंसिपल बन गए तो डेफिनेट सी बात है, जिस समय आप प्रिंसिपल बनेंगे और करिकुलम कमेटी के मेंबर होंगे और अध्यक्ष होंगे, तो आप कहेंगे कि हमारे स्कूल में हर बात पे आपको लगेगा स्पोर्ट्स से आप उसको जोड़ेंगे, और आप अपने करिकुलम के अंदर जब पूरा बन जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि अपने आप ही करिकुलम के अंदर स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया गया है। लेकिन अगर सिर्फ एकेडमिक्स को देखता हूं तो उसको देख के लगेगा हर एक चीज में पढ़ाई घुसा रखी है। अगर कोई कल्चरल होगा तो देखेंगे जो बाकी एस्थेटिक चीजें उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। इट मींस आपकी सोच का प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी सोच या फिर उसकी सोच किस प्रकार की है, उसके प्रभाव से करिकुलम डिजाइन होता है। नो, दैट इज वाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज बीइंग इम्प्लांटेड, कि भाई मेरी और आपके सोच का प्रभाव ना पड़े, मतलब करिकुलम जो होगा वो बायस्ड ना हो। आप सोचे जरूर लेकिन वो बायस्ड ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। और वही गाइडलाइंस आपको कौन दे रहा है, एनसीएफ दे रहा है। एनसीएफ को ध्यान में रख के आपने क्या बनाया, आप अपने काम को करेंगे, आपका प्रभाव होगा। लेकिन आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपको पता है कि 5 अलग अलग तरह की सोच हो सकती है। तो जब आप करिकुलम कमेटी के अध्यक्ष होंगे या फिर करिकुलम कमेटी के मेंबर होंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है या फिर एक चीज पे बहुत कम फोकस हो रहा है। इट शुड बी बैलेंस्ड। प्रिंसिपल पढ़ा है हमने कि करिकुलम शुड बी बैलेंस्ड, हर एक चीज का सम्मेलन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, मेरे स्कूल में हर तरह के बच्चे हैं। तो अगर एक चीज पे दबाव डल गया तो सिंपल सी बात है दूसरा जो ग्रुप होगा वो सफर करेगा। सो इट शुड बी बैलेंस्ड, एंड फॉर द बैलेंसिंग आपको पता होना चाहिए कि कितनी सारी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको जो पता है उतने में ही आप हीरो बन जाएंगे और वही काम करेंगे, क्योंकि आपको जितना पता है उस हिसाब से केवल आप जिन लोगों के बारे में जानते हैं उनका ही भला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप हर एक चीज को बैलेंस्ड तरीके से इनपुट करेंगे और कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट अपने स्कूल में करेंगे। द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पे अप्रोचेस की बात करें तो 5 अप्रोच हैं। रेशनल बिहेवियर यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम होगा कि ये काम ऐसे होगा, मेथड्स, टेक्निक्स, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस होगा। एकेडमिक्स में सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होगा। एस्थेटिक में बाकी जो सारी चीजें हैं, सौंदर्यपूर्ण, कल्चरल ट्रेडिशंस, इन सब पे ज्यादा फोकस होगा। और रिकंसेप्चुअल का मतलब हो गया रिकंसेप्ट करो, रीचेंज करो। रिकंसेप्ट का मतलब हो गया कि जिस तरीके से आपने पिछली बार किया, अगर कोई परिवर्तन की जरूरत है तो उसके अंदर चेंज करते रहो, रिगरस चेंज करते रहो, ताकि आपके बच्चों का जो भला है वो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो डिटेल में भी दिया हुआ है, देखेंगे। बिहेवियरल क्या है कि एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच तो आपको पता ही है कि साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरिज्म का एक भी एक्सपेरिमेंट आंख बंद करके नहीं बोला गया है, मतलब जनरल टर्म में या बिहेवियरल मतलब ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है। एक एक स्टेटमेंट जो बनाई है, चाहे स्किनर, पैवलोव, किसी ने भी बनाई हो, सबने साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए बनाई है। जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, रिजल्ट के बेसिस पे लॉज बनाए हैं। तो जो बिहेवियरल होते हैं ये मेनली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होता है, और मेनली इस चीज में क्या करते हैं, जैसे लॉजिकल हो गया, कंसेप्चुअल हो गया, एम्पिरिसिस्ट अप्रोच हो गया, एक्सपेरिमेंटलिस्ट, रेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्नोक्रेट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होंगी। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे जब बिहेवियरल है तो यहाँ पे बिहेवियरल का मतलब ये सब कैसे आ गया, टेक्नो एम्पिरिसिस्ट या फिर एक्सपेरिमेंटलिस्ट, क्योंकि ये सब तो कॉग्निशन से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये बिहेवियरल का मतलब बिहेवियरिस्ट अप्रोच नहीं है,
यहाँ पर बिहेवियर का मतलब है व्यवहारगत, और ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपनी कॉग्निटिव टेस्टिंग भी विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर ही करते हैं। तो हमको रिजिड नहीं होना है कि बिहेवियरल का मतलब तो स्किनर ही होगा। यहाँ पर बिहेवियरल का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जब उस पर हमारा फोकस है, एंड दैट इंक्लूड्स कॉग्निटिव अप्रोच टू। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कूल को एक सोशल सिस्टम के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नियम बनाते हैं कि भाई कैसे काम होना है। क्लियर? छोटी छोटी बातें। इंटेलेक्चुअल, जब मेनली हम क्या करें, इट एनालाइजेस द मेजर ट्रेंड एंड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इट लुक्स एट द स्कूलिंग पे ध्यान देते हैं, एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द एजुकेशन इन अ हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल एंगल, इस तरीके से इसको देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक, इट लेज स्ट्रेस ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अपने आप को जानो, या फिर रिफ्लेक्टिवनेस, रिफ्लेक्ट समझ रहे हो ना, अब इस अपने कोर्स का भी नाम है। रिफ्लेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। और रिकंसेप्शनिस्ट का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उसको ना चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग रिकंसेप्चुअलिस्ट हैव नॉट कंट्रीब्यूट, मतलब इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन ये कहते हैं कि डेवलप करते रहो। टेक्निकल नॉलेज फॉर डेवलपिंग करिकुलम, दे हैव सर्टेनली प्रोवाइडेड अ न्यू ईयर पर्सपेक्टिव, कि भाई इसके अंदर अब हम अपने को अपने करिकुलम के अंदर टाइम के अनुसार पॉलिटिकल चीजें भी डालनी पड़ेंगी, आइडियोलॉजिकल चीजें भी डालनी पड़ेंगी, मतलब बच्चों के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, लेटेस्ट साइंटिफिक ट्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी चीज अगर घट रही है जो हमें लगता है कि एक सभ्य व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, तो वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट अपने को करनी चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं कि गाना गाना अच्छी बात नहीं है, या फिर हम ये मानते हैं कि रैप सॉन्ग बहुत ही गंदी बात है, रैप सॉन्ग के अंदर अच्छा नहीं होता, मान लो हम ऐसा मानते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम स्कूल में इस तरह की बातें नहीं चलिए ये एग्जाम्पल को छोड़िए, आपने अपने स्कूल टाइम में, ये तो चलो आज का लेटेस्ट ट्रेंड है, मैं वो बताता हूं जो आपके टाइम पे आया होगा। जब आप अपने स्कूल में होंगे तो आपके स्कूल में कभी कभी जैसे डांस का प्रोग्राम होता होगा या गाने का प्रोग्राम होता होगा, तो आपसे कहा जाता होगा कि गाना जो गाओ या फिर जिस गाने पे डांस करोगे वो डांस जो है वो वल्गर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा वेस्टर्न डांस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आप क्लासिकली डांस करोगे या फिर फोक डांस ही करोगे, वेस्टर्न डांस आप नहीं करोगे। ऐसा होता था आपके स्कूल में? जब आप गाना भी गाते थे, कोई सिंगिंग भी करते थे, तो भी इस चीज पे हमको फोकस किया जाता था, क्योंकि हम ये मानते थे उस टाइम, स्कूल अथॉरिटीज ये मानती थी कि अगर हम ये कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन घर पे जाके कभी भी हम उस गाने पे डांस नहीं करते थे, घर पे हमेशा वेस्टर्न डांस ही करते थे। तो हो क्या रहा है, सोसाइटी में जो चल रहा है और स्कूल में जो चल रहा है उसमें गैप है, और इस गैप के कारण बच्चा स्कूल से दूर होता है। अगर बच्चे को स्कूल में क्यों नहीं मजा आता है? क्योंकि बच्चा दो तरह की जिंदगी जी रहा होता है, एक जिंदगी जो वो टीवी में देख रहा होता है, अपने घर में देख रहा होता है, और एक जो स्कूल में देख रहा होता है। तो अगर दोनों में उसको डिफरेंस क्रिएट होता है तो दोनों में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, और जहां कंपैरिजन होगा वहां पे अच्छा और बुरा हो जाएगा, और जहां बच्चे को अच्छा लगेगा वहां पे वो ज्यादा झुक जाएगा। इट मींस अगर बच्चे को ये लग रहा है कि उसको वेस्टर्न डांस ज्यादा पसंद है, और स्कूल में अगर उसको रोका जाएगा और घर में वो बड़े ही इत्मीनान से कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो स्कूल से कट जाएगा। वही रिकंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहता है कि आपको जरूरत के अनुसार जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, आपको करिकुलम में भी रिगरस चेंज करने चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को आप कनेक्ट कर पाएंगे और वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। अब ये कुछ करिकुलम के डोमेन्स हैं कि मतलब किन किन चीजों को ध्यान में रखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जब आप करिकुलम को बनाएं तो देखिए कि इससे मानवता का विकास हो। इसके अंदर आप ये देखिए कि कौन कौन से सामाजिक फैक्टर, सोशल फैक्टर इन्फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि करिकुलम जो है कम्युनिटी बेस्ड भी होता है, तो कम्युनिटी को ध्यान में रखना है कि सामाजिक के कौन कौन से मतलब एलिमेंट से जो फोर्स कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी देखना है आपको। फिर नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, की नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन का मतलब ये हो गया कि बच्चों की मेंटल एबिलिटीज हैं उसका ध्यान रखिए कि आप जिन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं वो किस लेवल के हैं, और नेचर ऑफ लर्निंग कि भाई उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप करिकुलम डिजाइन करेंगे। अब ये आता है, देखो अब एक एक करके भी बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे फास्ट भी होता रहूंगा क्योंकि मुझे अब लगता है कि हमने बैकग्राउंड बना दिया है, और अब अगर मैं तेजी से भी बात करूंगा तो आप मेरी बात को आप समझ पाएंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम बनाते वक्त कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो कि करिकुलम को निर्धारित कर सकते हैं। क्या लिखना है,
क्योंकि मैं पहले से ही बोलता चला रहा हूं कि आपकी जैसे कि फिलॉसफी है, आप क्या करते हैं, भगवान या फिर आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर आप बहुत ही आस्तिक है, दिन भर पूजा करते हैं, हमेशा टीका लगा के रखते हैं, हमेशा हमेशा भजन गाते रहते हैं और हमेशा आप मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। अगर इस तरह के आप एक व्यक्ति हैं और आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और स्कूल का प्रिंसिपल बनते ही आप स्कूल में एक मंदिर खुलवाएंगे और अपने कहीं खुलवाए ना खुलवाए लेकिन अपने ऑफिस में जरूर एक भगवान रखेंगे, आपकी जो टेबल होगी उस टेबल पे जरूर एक भगवान की मूर्ति होगी जिसको रोज आएंगे आप मत्था टेकेंगे और उसके बाद काम की शुरुआत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके व्यवहार पर अफेक्ट करती है। तो यही चीज डिटर्मिनेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि करिकुलम बनाते वक्त ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट है जो इन्फोर्स करते हैं। अब समझिए ये सारी चीजें बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई में अभी हम जा चुके हैं इसके अंदर कि हम सामने जो हमको दिख रहा है, हमको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके कारण वो चीज हो। अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दूसरी चीज लाता। लेकिन हमको बिल्कुल भी ऐसा करिकुलम नहीं चाहिए जो किसी प्रिंसिपल के या फिर किसी अथॉरिटी के पर्सनल इनपुट्स के कारण आ रहा हो। यानी कि अगर कोई मान लीजिए जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो किसी चीज को पसंद कर रहा है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वो करिकुलम में आना चाहिए, बल्कि करिकुलम प्लानिंग में वो चीज आनी चाहिए जो स्कूल के लिए जरूरी है, ना कि जो मुझे पसंद है। एंड फॉर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एंड फॉर दैट अ रेशनल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अ रेशनल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। यानी कि ये नहीं कि मुझे स्पोर्ट पसंद है तो करिकुलम स्पोर्ट्स की तरफ झुका हुआ है, मुझे डांस ड्रामा पसंद है तो मेरा जो करिकुलम है वो डांस ड्रामा की तरफ पसंद हुआ है। मैं अगर एकेडमिक्स में बहुत पढ़ाई लिखाई सब कुछ मानता हूँ और कुछ नहीं मानता, ऐसा नहीं कि मेरा जो करिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ झुका हुआ है। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा वास्तविकता में होता है। इसी चीज को आपको समझना है कि जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, यानी कि जब आप किसी करिकुलम की, आप कल को टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद आप एक किसी कमेटी में बैठेंगे जहां पे करिकुलम बनना है। अगर मान लीजिए यही अगर आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो कल को आप पीजीटी बनेंगे तो आपको एक अच्छा पद मिलेगा और उस अच्छे पद पे आप कमेटी के मेंबर होंगे, तो आपकी बात की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी आपके बेसिस पर, क्योंकि आप ही मेजर डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के हेड ही आप होंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे स्कूल को सर्व करने की। तो ऐसे में आपके भी इनपुट तो उसी तरीके से काम करेंगे। तो ऐसे में आपको समझना है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब आप जो बात कह रहे हैं, वो आउट ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट, वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के कारण आ रही है या फिर वो चीज जरूरी है इसलिए आ रही है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे होगा? मतलब आपको वो पसंद है इसलिए वो आप बोल रहे हैं या फिर वो जरूरी है इसलिए आप बोल रहे हैं। इस दोनों का अंतर ही हम नहीं समझ पाते, क्योंकि होता क्या है कि इंसान जैसा होता है वो उसी हिसाब की बात कहता है और उसके लिए वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन रेशनल इंसान वो नहीं है जो पसंद करता है उसको वो जरूरी बताता है, बल्कि वो उस चीज को जरूरी बताता है जो स्थिति के अनुसार जरूरी है। तो इसके लिए आप सोचिए कि आपकी सोच कितनी रेशनल और कितनी मजबूत होगी, तब आप इसके बीच में डिफरेंस को समझ पाएंगे। समझ रहे इस चीज को कि आपको क्या पसंद है, मतलब आपको क्या जरूरी लगता है और वास्तविकता में क्या चीज जरूरी है। इन दोनों का अंतर कर पाना हर एक के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए जब आप ये डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और आप एक अच्छे पद पर भी हैं, आपके पास एक जिम्मेदारी भी है, तो ये चीज जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने आप को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को, जो पूरी टीम है, उसको भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि पहला है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफी का मतलब क्या हो गया? जैसे आप आइडियलिस्टिक सोच के हो, आदर्शवाद सोच के हो सकते हैं, आप जो है प्रैग्मेटिस्ट सोच के हो सकते हैं, आप नेचुरलिस्ट सोच के हो सकते हैं, आप ह्यूमनिस्टिक सोच के हो सकते हैं। किसी भी तरह के दर्शन को आप फॉलो करते हैं। दर्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जनवरी बैच का पहली क्लास थी। अगर आपकी सोच किसी तरह की फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि आप दर्शन के अंदर आप आइडियलिस्ट सोच को मानते हैं, तो आप सिंपल सी बात है स्कूल में बहुत ही कड़ा डिसिप्लिन मानेंगे। अगर आप नेचुरलिस्ट सोच को मानते हैं तो आप बच्चों को फ्री छोड़ने पे ज्यादा महसूस करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस के ऊपर मानते हैं तो एक्टिविटीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे।
है कि नहीं। लेकिन जब मैंने आपको फिलोसफी का लेक्चर दिया था उस दिन भी आपको ये बात समझाई थी कि जब हम 4 अलग अलग तरह की फिलोसफीज पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको याद करें, बल्कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी क्या फिलोसफी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या फिलोसफी है, और आपकी फिलोसफी का पता होने का मतलब ये नहीं है, फिलोसफी का मतलब क्या, नजरिया, किसी चीज को आप क्या देखते हैं। तो आपको, आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं वो नजरिया आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई काम करना है, जो मेरे को काम करना है उसमें मेरा नजरिया जो है वो डिटर्मिनेंट ना हो। मतलब ये नहीं कि मेरा नजरिया आइडियलिस्टिक है, मतलब मैं आदर्शवादी हूं तो मेरी बात भी आदर्शवादी होगी, नहीं। मेरी बात करिकुलम डिजाइनिंग, क्योंकि वो मेरे लिए करिकुलम नहीं बन रहा है, वो स्कूल के 1000 1500 बच्चों के लिए बन रहा है। तो हर एक बच्चा आदर्शवादी तो नहीं होगा, वो अलग अलग थिंकिंग को भी फॉलो कर सकता है। तो मेरा आदर्शवाद वहां पे हावी ना हो। इस चीज की ये काम आप तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले नंबर 1 आपको पता होगा कि आप आदर्शवादी है। दूसरा, जब आपको ये पता है और दूसरा ये भी पता है कि ये नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर पढ़ना जितना आसान, हालांकि यह इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है और इंप्लीमेंट करना तो उसे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन आप समझ गए कि आपके दर्शन का प्रभाव करिकुलम पे पड़ेगा। और इन सब चीजों को पढ़ के आपको ये चीज समझनी है कि इतनी तरह की चीजें हो सकती हैं, तो इन सब में से किसी का भी इंपैक्ट जो है वो करिकुलम पे ना पड़े। करिकुलम पे क्या पढ़ना चाहिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका इंपैक्ट पड़े, उसके अनुसार आप अपनी बात कहें, ना कि इसमें से किसी तरह की कोई डिटर्मिनेंट वहां पर काम करे। हालांकि ये चीज इंपैक्ट करते हैं, इन चीज का इंफेसिस उस पर होता है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। साइकोलॉजिकल, आप किस तरह की साइकोलॉजिकल चीज है, आप बिहेवियरिस्टिक सोच रखते हैं, आप कोग्निटिविस्ट सोच रखते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव सोच रखते हैं, आप टीचर सेंटर्ड सोचते हैं, आप लर्नर सेंटर्ड सोचते हैं, क्या सोचते हैं। सोशल कंसिडरेशन, सामाजिक व्यवस्था, आप किस तरीके से समाज को किस तरीके से देखते हैं, उस हिसाब से आपकी सोच का प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, अमीर गरीब के हिसाब से, भाई आप क्या अमीर बच्चे हैं तो आप एक्टिविटीज में सोचेंगे बड़ी बड़ी चीजें करें क्योंकि फीस आ जाएगी, गरीब बच्चे हैं तो उसी हिसाब से चीजें चलेंगी। इन्वायरमेंट कंसिडरेशन, किस तरह के वातावरण में आप हैं। इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, यानी कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय कहाँ पर है, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर। कल्चरल, किस तरह के कल्चर, किस तरह की संस्कृति में आप हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी संस्कृति में हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव है और वहां पर आप चला रहे हैं लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ ऐसा ही गाना चलता है, या फिर आपके यहाँ बहुत ही मतलब जैसे कि सपना का डांस चलता है, तो आपने वहां पर जाकर के कहीं पर जो बहुत ही मतलब बहुत ही कठोर सोसाइटी है जो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती, वहां पर इस तरह की अगर आपने चीज कर दी तो वो लोग आपको पकड़ पकड़ के मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते, क्योंकि एक्सट्रीम है, मैं उसको पसंद नहीं करता, क्या पता आप उसको पसंद करते हो, तो आप पसंद करते इसलिए वहां पे वो जरूरी नहीं होगा। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर दैट इन्वायरमेंट। और अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, कैसे आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर दैट वेरी स्मॉलर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, धीरे 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 वो चीजें बदलती है। फिर आता है टीचर रिलेटेड कंसिडरेशन, आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। अब आता है लेवल ऑफ करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम कहां से कहां तक बनता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए लेवल्स ऑफ करिकुलम। नेशनल लेवल पर एक बनता है, नेशनल लेवल पर एक सोच होती है, नेशनल लेवल पे भी करिकुलम बन सकता है कि हमारे जैसे मान लीजिए फ्रेमवर्क ही हो गया, लेकिन नेशनल लेवल पर हो गया कि जो सबसे आइडियलिस्टिक नंबर 1 पे या बना है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में जो बना है वो नेशनल लेवल पे हो गया। जैसे केवीएस में जो बन रहा है, हालांकि केवीएस के भी सेपरेट स्कूल में अपने हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल का एक तरीके से मान के चलो वो नेशनल हो गया। स्टेट लेवल का बन सकता है, सिस्टम वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बन सकता है, इंस्टीट्यूशन वाइज स्कूल वाइज भी बन सकता है, टीचर टीम वाइज, एक टीचर की 10 टीम है, एक टीचर लोगों ने मिलकर के अपना एक करिकुलम बनाया कि हम तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इंडिविजुअल, एक अकेले टीचर ने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, वो भी हो सकता है। कोऑपरेटिव करिकुलम, कुछ लोग मिल करके, कुछ क्लस्टर्स ने मिल करके, कि 2 स्कूल ने मिल करके सोचा कि हम दोनों आपस में कंपटीशन कराएंगे। जैसे मान के चलो मैं स्कूल ए हूं, ठीक है, मैं स्कूल ए हूं और मैंने अपने करिकुलम में सोचा कि बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए कंपटीशंस होने चाहिए। तो कंपटीशन इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल होते हैं। अब मैं तो अकेला स्कूल में कैसे करूंगा काम, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ में कहीं थोड़ी आसपास स्कूल बी भी है, स्कूल सी भी है, मैंने इनसे कोलैबोरेट कर लिया। कोलैबोरेट करके कहा कि काम करते हैं हम तीनों मिलके, क्या करते हैं, कोलैब करते हैं। ये अलग स्कूल है, मान लो ये डीएवी है, ठीक है, ये केवी है, और ये मान लो डीओई है, ठीक है, तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के स्कूल है और कोई स्कूल ही नहीं है। तो ये तीनों ने मिलकर के अपना करिकुलम बना लिया
और जो कंपटीशन इनको जो करना था, इन्होंने इंटर स्कूल कंपटीशन करा दिया। सो दिस इज व्हाट, तो इस हिसाब से करिकुलम डिजाइन हो सकता है। जनरली एक्सेप्टेड जो हम स्कूल में करते हैं, हमारा जो सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो इंस्टीट्यूशन वाइज होता है, इंस्टीट्यूशन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ एनसीएफ। जो विद्यालय है, जो संस्थान है, वो अपना करिकुलम बनाते हैं एनसीएफ के हिसाब से, आमतौर पर ये होता है। लेकिन एक तरीके से पैरेलली एक टीचर भी अपना दिमाग लेकर के चल रहा होता है और अपने हिसाब से चीजों को कराता है। अब ये कुछ मॉडल है करिकुलम प्लानिंग के, ठीक है, जिसे इसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट मैटर, आपको करना क्या है, ठीक है, आपने क्या सोचा हुआ है, मतलब आपने क्या सोचा कि क्या करना है, कुछ आपका सब्जेक्ट मैटर होगा। फिर उससे रिलेटेड आप सोर्सेस उठाएंगे, कहाँ से, कि आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनकी क्या नीड है, आप बच्चे जिस समाज से आते हैं उनकी क्या नीड है, आप इन दोनों को स्टडी करेंगे। इन दोनों की स्टडी करके आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या काम करना है, आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय कर सकते हैं। और जब आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, फिर सोचेंगे कि इसको कैसे अचीव किया जाए। तो इसके लिए आप फिलोसॉफिकल चीजों को पकड़ेंगे, साइकोलॉजी, दोनों से नियम कानून निकालेंगे और उसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। यहाँ पर टेंटेटिव है कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैं ये करूंगा, फिर पता चला सब चीजें स्टडी करेंगे तो पता चला कि ये सब नहीं, मेरे को ये करना चाहिए, मतलब प्रिसाइज, एग्जैक्ट, सटीक। यहाँ पे टेंटेटिव है, सोचा है, यहाँ पर फाइनल कर दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया। फिर उसके बाद क्या क्या करना है, एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लिया, और फिर इवैल्यूएशन हमने इवैल्यूएट करते रहे कि वो हमारे हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखिए कि टेलर मॉडल है, टेलर मॉडल पेपर में आ सकता है कि टेलर मॉडल के अनुसार किन किन बातों पे जोर दिया जाता है। अब एक है टाबा मॉडल, हीला टाबा मॉडल, आपको याद है ये पेपर में आया था, किस में आया था, शायद D++ में ये पेपर आया था, के पेपर में क्वेश्चन आया था, हीला टाबा मेथड ऑफ करिकुलम प्लानिंग। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। तो ये करिकुलम बनाने के 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बताते हैं। देखो, आप अपने अनुसार चीजों को पढ़ सकते हैं, अगर इनमें से चीजें आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड चीजों में जितना आप चाहें उतना आप कर लीजिए। एटलीस्ट आपको ये ना लगे कि मैंने नहीं किया, उसके बाद भी नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप कर सकते हैं वो तो आप करो ही। टाबा मॉडल के अनुसार सबसे पहले हम नीड को डायग्नोज करते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, फिर हम कंटेंट फ्रेम करते हैं, मतलब क्या क्या हमको करना चाहिए, फिर हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं कि कब कैसे किस तरीके से करना है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को हम तय करते हैं, फिर मतलब हम एक्टिविटीज बनाते हैं, एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। आप देखेंगे इवैल्यूएशन आपको लगभग हर जगह दिखाई देगा। ये सेलर और अलेक्जेंडर का मॉडल है, जो कि ये कहते हैं कि सबसे पहले गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और डोमेन्स को डिफाइन करो, फिर करिकुलम को डिजाइन करो, फिर करिकुलम को इंप्लीमेंट करो और फिर करिकुलम को इवैल्यूएट करो। सिंपल सा इनका है कि एम करो, डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो और उसके ऊपर जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से दोबारा एडजस्ट करो, रीप्लान करो, अगले साल फिर बनाओ, फिर उसको डिजाइन करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर इवैल्यूएट करो, फिर अगर कुछ फीडबैक मिले इवैल्यूएट करो, ठीक हुआ नहीं हुआ, अगर कुछ अच्छा है तो ठीक, नहीं है तो फिर अगले साल उसके हिसाब से प्लान करते हो और ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी। ये किसने दिया है, सेलर एंड अलेक्जेंडर का मॉडल है। अब ये है मिलर एंड सेलर का मॉडल, सिंपल सा है, ओरिएंटेशन किया, सबसे पहले ये क्या है, ओरिएंटेशन किया, पता किया कि भाई क्या है, पूरा सिस्टम को ऑब्जर्व किया, फिर एम्स डिसाइड किया, टीचिंग मेथड किया, प्लान को इंप्लीमेंट किया और फिर इवैल्यूएट किया। अब आता है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। अभी हमने अप्रोच पढ़े थे करिकुलम के, अब करिकुलम डिजाइनिंग के अप्रोच पढ़ रहे हैं कि करिकुलम कैसे डिजाइन हो सकता है। तो एक होता है सब्जेक्ट एरिया, यानी कि हमने क्या किया है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड करिकुलर अप्रोच इज द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि सब्जेक्ट को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, करिकुलम को डिजाइन करते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस इसको कैसे करना है, या फिर क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, डांस को देखना है तो डांस के हिसाब से कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स हम ये देख लेते हैं, अपने को ये 5 चीजें करनी है, तो इन 5 चीजों के अनुसार ही पूरी प्लानिंग होती है। ब्रॉड फील्ड अप्रोच, ब्रॉड फील्ड में क्या होता है, करिकुलम इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू रिजिड सब्जेक्ट। यहां पर हम ये नहीं कहते कि भाई हमको 10 चीजें चाहिए और 10 चीजों के अनुसार हम काम करते, नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि जिसमें हम अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्थिति के अनुसार अगर नई चीज भी जुड़ना पॉसिबल है तो नई चीजें जोड़ते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ना पूरे साल में क्या होगा। मान के चलो हम चल रहे हैं, हमें साल चल रहा है और साल चलते चलते कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, तो उस घटना को जोड़ना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो कि हमने क्या किया कि हम मान लो हम ये साल, अगला साल चल रहा है, हमने कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी, मतलब नॉर्मल हमारा प्लान है, और इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने ओलंपिक में मान लो क्या कहते हैं इसको,
हॉकी में मान लो गोल्ड मेडल जीत लिया और हमारा नेशनल गेम भी और गोल्ड मेडल भी जीत लिया, आपको लगता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में स्कूल में बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका करिकुलम रिजिड है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका करिकुलम फ्लेक्सिबल है तो आप उसको इंक्लूड करके उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो ये ब्रॉड फील्ड अप्रोच है। प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया, यहां पर मेनली प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन टू एड्रेस द सोसाइटियल नीड्स। यहां पर प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि आपने वहां पे डांस चला दिया लैला में लैला, तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ होगा। यानी कि आप जिस सोसाइटी में आपका स्कूल है, आपको ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी की ये दिक्कत है, यहाँ की सोसाइटी के लोग क्या है, यहाँ पे लड़कियों को बहुत ही कम बढ़ावा मिलता है। ठीक है, लड़कियों को कम बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर केवल लड़के ही स्कूल में पढ़ते हैं, लड़कियों को कोई बढ़ावा नहीं है। तो आप अपने करिकुलम में इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं इन द सेंस कि आप ये सोचेंगे कि मेरे सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है, तो स्कूल के एजुकेशन इस चीज पे सेंटर्ड हो। मतलब क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज आप प्लान करोगे, क्योंकि आपके स्कूल में लड़के ही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लड़कियों तक तो जा नहीं सकते क्योंकि आपको तो स्कूल में रहना है। तो आप क्या करोगे कि स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल की जो पढ़ाई है, वो ऐसा करोगे कि जो लड़के जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका आउटलुक चेंज हो, और उन बच्चों का जब आउटलुक चेंज होगा तो वो मैसेज सोसाइटी में जाएगा, और सोसाइटी के वो मैसेज से हो सकता है कि आने वाले, अभी नहीं, आगे आने वाले 4 साल 5 साल में लड़कियां स्कूल में आना चालू कर दें। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच, कि किसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के जब आप करिकुलम बनाते हैं तो प्रॉब्लम में चला जाएगा। और लर्नर सेंटर्ड का मतलब हो गया जब जो पढ़ने वाला बच्चा है आप उसको ध्यान में रख करके जब आप करिकुलम बनाते हैं तो वो लर्नर सेंटर्ड में चला गया। तो 4 बातें समझ गए। सबसे पहला, जब आपने सोचा कि मुझको 10 चीजें सिखानी है और पूरा करिकुलम उन 10 चीज के हिसाब से बना दिया, तो वो हो गया सब्जेक्ट सेंटर्ड। जब ब्रॉड एरिया का मतलब आपने एक ऐसा बना रखा है, कंप्रिहेंसिव बना रखा है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, तो ब्रॉड एरिया हो गया। जब आप समझ रहे कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं अपने स्कूल के थ्रू, तो वो प्रॉब्लम सेंटर्ड हो गया। जब आप बच्चों के थ्रू, कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों के हिसाब से करिकुलम बना रहे हैं, तो वो लर्नर सेंटर्ड हो गया। आमतौर पर जब हम फॉलो करते हैं वो लर्नर सेंटर्ड करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट तो देखो एकेडमिक्स में कवर हो गया, ब्रॉड एरिया क्योंकि सीसी है, कंप्रिहेंसिव अप्रोच है, तो मल्टीपल एक्टिविटीज हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि लर्नर के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो लर्नर के हिसाब से हम 1000 चीज वैसे ही स्कूल में करा रहे हैं, तो हमारा ब्रॉड एरिया भी कवर हो गया। और प्रॉब्लम्स तो हम सोसाइटियल प्रॉब्लम कवर करते ही हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वही तो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम भी कवर होता है। तो कुल मिला के लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है, जो लेटेस्ट है, और इसको हम भी इंडियन सिस्टम इसी को फॉलो करता है, फिलहाल कागजों में तो जरूर। तो यहाँ पर वो पिछली तीनों अप्रोचेस को हम कवर कर लेते हैं। तो ये करिकुलम प्लानिंग के अप्रोचेस से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करिकुलम को कैसे डिजाइन करेंगे, हमने अलग अलग तरह के मॉडल्स पढ़ लिए, हमने अलग अलग तरह के अप्रोचेस भी पढ़ लिए, तो हमने अलग अलग व्यक्तियों के अप्रोचेस पढ़े हैं कि इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, इसने क्या बताया। तो उन सब को आप अगर एक तरीके से समझ जाओ तो एक जनरल आइडिया आपको लग जाएगा कि करिकुलम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है, यानी कि सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे अपनी एजुकेशनल नीड्स का, यानी कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पिछली बार क्या क्या दिक्कतें रही, या फिर आप लोगों से बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, यानी कि आप पहले इनपुट्स लेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करने के बेसिस पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे। अच्छा ये दिक्कत थी, इस बार ये हमारा टारगेट होगा, तो टारगेट देखेंगे। फिर उसके बाद आप वही है कंटेंट को प्लान करेंगे, कैसे करना है, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। आगे समझ में क्लियर हो गई बात, और इसी के साथ मेरी बात हो जाएगी यहाँ पे समाप्त, और अब आपका टास्क हो जाएगा चालू। अब आपको क्या करना है, जितनी मैंने बात बताई, काफी लंबी बात मेरी और आपकी अभी हुई है, लगभग 1.5 घंटा भी हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ से लगभग करिकुलम की लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब जितना भी करिकुलम होगा वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, और आप बड़े ही आसान तरीके से कोई भी नई बात को अब इसके साथ जोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है इस क्लास के बाद, मैंने आपको बता दिया, हालांकि मैं शेयर कर दूंगा वो सारी चीजें, जो असाइनमेंट का सेक्शन होता है वीडियो के साथ, जो असाइनमेंट आता है उसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा, कोर्स में से आप इसको देख पाएंगे, व्यू कोर्स करके आप वीडियोस को देखा कीजिए, ठीक है। तो वहां पर असाइनमेंट के सेक्शन में आपको मैं जो इग्नू का ये जो नोट है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको वैसे सर्च करना हो तो BES 126 इग्नू लिख देना, इग्नू BES 126 का ब्लॉक नंबर 2 जो है वो इसके बारे में चर्चा करता है। दैट्स ऑल, आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, और लगभग जितना डिटेल जरूरी था हमारे एग्जाम्स के लिए, उस डिटेल या फिर उस टेक्निकलिटी को हमने अचीव कर लिया है।
कोशिश यही रही कि धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन समझ के बढ़ें। मैंने बता दिया, अब आपका काम ये है कि इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें थी तो उसको आप थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। और जो एनालिटिकल चीज़ें मैंने कोशिश करी है ट्रांजैक्ट करने की, आई होप कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ही टेक्निकल बातें थी, जैसे कि आपका क्या इन्फ्लुएंस है, वो कैसे न्यूट्रल होगा, ये सारी बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, विल सी यू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपने चीज़ों को अच्छे समझा होगा। इसकी रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।